वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक पॉलिटी की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। एमसीक्यूज़ प्लस कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी उसमें रहेंगे डिटेल्ड में। और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में इसको इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ के थ्रू हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं और कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। टॉपिक वाइज हमने कोशिश की है इसमें। आज का ये जो क्लास है इसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा कुछ एक मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रेसिडेंट और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो हैं वो इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। देखिए, इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप जो हैं और हम जो है मिलके जो है वो स्टडी करें। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैंने आपको गलत बता दी गई हों या कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हों, तो आप ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे आप ज़रूर जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ पे एसपीआरसी, टीजीटी, जेबीटी के एग्ज़ाम्स के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश की कोचिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस पर ज़्यादा रिलाई ना करते हुए और जो कंटेंट है वहाँ का खैर उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बस यही है कि आप जो है मिल के एक बार जो है वो ज़रूर जो है अपने एफ़र्ट्स डालें इसमें और ज़रूर देखें क्लास को। और क्या-क्या चीज़ें हमें जो है यहाँ से इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर आपने क्या इस वीडियो के माध्यम से सीखा वो ज़रूर बताएँ कमेंट्स में। और जितना हो सके वीडियो को वॉच करें क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट्स के साथ ये वीडियो बनाई है। और जो भी चाहे आप टीजीटी के एस्पिरेंट्स हों, टीजीटी मेडिकल के हों, नॉन मेडिकल के हों या फिर जेबीटी के एस्पिरेंट्स हों, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी पॉलिटी जो है वो आती है, आप ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है टीजीटी जेबीटी का, उसको भी जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा आइदर इन द कमेंट बॉक्स या फिर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एमसीक्यूज़ की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित पे विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन इज इक्वल टू राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। दूसरा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। और तीसरा है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदान थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, इसका आंसर करने से पहले या फिर राइट ऑप्शन को जो है वो चूज़ करने से पहले राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें ही पूछे जाएंगे। हर एक एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप एचपीएएस की बात करें, अलाइड सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास 3 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, क्लरिकल्स के हैं, ठीक है, तो उन सब में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी ये जानते ही होंगे कि आर्टिकल 52 जो है इसमें प्रेसिडेंट के एक जो एक पद है उसका जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 54 में जो है वो निर्वाचक मंडल के बारे में जो है बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसमें लोकसभा है प्लस राज्यसभा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो विधानसभा है इसमें, ठीक है। अब ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो जो है वो निर्वाचित होने चाहिए। मनोनीत सदस्य जो हैं इसमें जो है वो मत नहीं डाल सकते हैं। पहला सिचुएशन ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधानसभा, ये जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं इनके, ये इनमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अपने जो मत हैं, जो वोट हैं, वो यहाँ से इस एक तरह से चुनाव में जो है वो, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव है राष्ट्रपति का, आप सभी जानते हैं, उनमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में हम आ जाते हैं तो इसमें बताया गया है कि राज्य की जनसंख्या, ठीक है, और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो यहाँ से यदि हम एक देखें पॉइंट, तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि एक विधायक का जो मत मूल्य होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या, ये पहला वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है। राज्य की जनसंख्या, ठीक है, अपॉन में यदि हम देखें तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे भी राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य की संख्या ही बताई गई है, ठीक है। और इंटू जो है वो 1/1000 करना था, ठीक है। तो इन्होंने इंटू 100 ही यहाँ से जो है वो किया हुआ है, तो जिस कारण कि ये जो हमारा पहला वाला जो ये पॉइंट है वो यहाँ से गलत होता है, यानी कि ये असत्य है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से बता रहा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य, यानी कि एक संसद
के मत मूल्यांकन के बारे में यहाँ से जो है ये बता रहा है। तो एक संसद के मत का जो मूल्य होता है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों की जो है वो कुल वैल्यू होता है, उसका जो है कुल मूल्य होता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान, ठीक है? और उसके बाद दूसरा है निर्वाचित संसद की कुल संख्या, ठीक है? तो होना क्या है इसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ठीक है? तो देखिए मेरे ख़्याल में इसमें जो है वो आपका पॉइंट नंबर 2 जो है वो यहाँ सही होना चाहिए, ठीक है? बाकी ऑप्शन 2 यहाँ से दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ से जो है वो बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगले एमसीक्यू की। अगला एमसीक्यू बहुत ईजी है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है? क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर हमसे पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं एग्ज़ाम टाइम एक तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिस कारण कि हम नहीं को जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और जिस कारण कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम जो जल्दबाजी में करते हैं वहाँ गलती होने के चांसेस हमसे रहते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट है आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा हो, इस पे चर्चा करते हैं। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है? सांसद चुने जाने की योग्यता जो है वो रखता हो, इस पे भी चर्चा करते हैं। देश का नागरिक हो, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। अब 2 पॉइंट यहाँ से बचते हैं, पढ़ा लिखा हो या फिर सांसद चुने जाने की योग्यता जो है वो यहाँ से रखता हो, ठीक है? तो देखिए पढ़ा लिखा होना जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है दैट मीन्स कि ये हमारा जो है यहाँ से राइट ऑप्शन बन जाता है। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है सांसद चुने जाने की योग्यता जो है वो रखता हो। ये सांसद नहीं, सांसद तो आप जो हैं वो दूसरे एंगल में इसको ले जाएँगे। सिर्फ़ आपने ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति यदि कोई जो है वो व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको जो है वो लोकसभा का सदस्य एक तरह से बनने की जो है वो योग्यता रखता हो। यहाँ पे लोकसभा आपने जो है वो टिक करना है यदि इसको सेपरेट से जो है वो पूछा जाए तो, ठीक है? उसकी आयु बिल्कुल 35 वर्ष जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? देश का नागरिक भी जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से। ऑप्शन बी है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से। सी है अपने पद ग्रहण के दिन से और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग घोषित तिथि से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करता है कई बार, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि जैसे ही राष्ट्रपति की जो है ओथ होती है, अपना पद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ से धारण करते हैं, तो उसी दिन से इनके एक तरह से आप कहें कि ऑफ़िशियली इनके टेन्योर की, इनके एक तरह से शासन की जो है वो शुरुआत होती है। तो ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से जो है आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शुरुआत करता है। ये हमें ध्यान में रखना है और ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 56 में बताई गई है। ठीक है? इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए जब भी आप जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं तो एक टर्म इसमें जो है पूछी जाती है कि क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव जो है वो होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मत एक तरह से इसमें जो है वो दिया जाता है। ठीक है? ये हमें जो है वो ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें स्टेटमेंट तो हमें दिया होगा लेकिन गुप्त शब्द जो है वो उसमें नहीं लगाया होगा, तो गुप्त मत दान जहाँ पे भी लिखा होगा तो हमें वही ऑप्शन जो है वो यहाँ से क्लिक करना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो टिक किया है। इसके अलावा जो ओथ रहती है यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो आप सब मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि भारत के सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो राष्ट्रपति को यहाँ से ओथ जो है वो दिलाते हैं। ठीक है? लेकिन यदि सीजेआई जो है यदि वो अनुपस्थित हैं, प्रेज़ेंट नहीं हैं, तो उनकी एब्सेंस में उच्चतम न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके समक्ष जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं। ये भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में और अच्छे लेवल वाले एग्ज़ाम्स में जो है वो यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को जो है वो देते हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं वो यहाँ पे अपना
जो त्याग पत्र है या फिर रेजिग्नेशन है वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है? तो ये वाइस वर्सा आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें लोकसभा स्पीकर की, प्रधानमंत्री की, तो ख़ैर प्रधानमंत्री तो आप कह सकते हैं कि एक रियल लीडर होता है सरकार का और उसके उनके परामर्श पे ही या फिर जो आप कहें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके एक तरह से परामर्श पे जो है वो राष्ट्रपति काम करते हैं। तो ये इस तरह से जो है इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग रहती है। इस बारे में अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस अभी आने को हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल में जो है वो बताएँगे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की बात करें तो जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, आपको पता ही है कि इनका जो चुनाव है वो भी लोकसभा स्पीकर के रूप में नहीं होता है। ये इनका चुनाव जो है एक जो जिस तरह से बाकी का चुनाव रहता है उस तरह से ही इसका जो इनका जो चुनाव है वो रहता है। ठीक है? तो इस बारे में भी जैसे ही सवाल आएगा तो और डिटेल में इसमें हम जो है वो जानेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें वैसे सीक्वेंस में 9 है लेकिन वैसे थर्ड या फोर्थ ही होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी प्री 1994 और 2005 में जो है वो यहाँ से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, पूरी प्रोसेस क्या रहती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 61 में, ठीक है? इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो है वो यहाँ पे चर्चा हुई है, यानी कि उसमें जो है वो बताया गया है कि किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यदि थ्रू इम्पीचमेंट जो है वो एक तरह से हटाना है तो। ठीक है? और इसके लिए देखिए क्या चीज़ें यहाँ से आपकी ज़रूरी रहेंगी। तो जब भी आपने महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पे लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आप 14 डेज़ पहले ही जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दीजिए। अगर आपने इसमें थोड़ा विलंब कर दिया या ये पूरा जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हुआ, तो पहले ही स्टेप में जो है वो महाभियोग आपका पूरा नहीं हो पाएगा। अब क्या रीज़न है कि जिसके कारण कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम जो हैं वो हटा सकते हैं, तो सिर्फ़ 2 ही बेसिस हैं। एक तो होता है आपका अप्रूव्ड मिसबिहेवियर और तीसरा है कि दूसरा है कि राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से जो है वो उनके जो डिसीज़न्स हैं या फिर वो मेंटली साउंड ना हो, ठीक है? और आप ये कहें कि उन पे जो हैं वो आरोप लगें, कदाचार के आरोप लगें, उनका व्यवहार जो है वो बढ़िया ना हो, ठीक है? तो इन 2 बेसिस पे आप जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो हैं वो हटा सकते हैं और उसके लिए महाभियोग जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे भी महाभियोग आपने इंट्रोड्यूस करना है, आइदर आप जो हैं वो लोकसभा में करें या फिर आप राज्यसभा में करें, दोनों में, ठीक है? आपको वो जो आप जो प्रस्ताव लेके गए हैं उनको आपने 2/3 ठीक है 2/3 से जो है वो पास करना पड़ेगा। सपोज़ करिए आपने जो है वो महाभियोग वाला ये जो प्रस्ताव है वो आप लोकसभा में लेके आए हैं और लोकसभा में आप जो हैं इसको 2/3 से पास करवा लेते हैं। लेकिन जब मामला राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा सबसे पहले जो है वो यहाँ से जाँच करवाएगी, करती है और अगर उनको लगता है कि जो 2 अभी मैंने आपको आयाम बताए हैं जिस बेसिस पे कि हम राष्ट्रपति को जो है वो हटा सकते हैं, अगर वो जो हैं पूरे के पूरे जो आरोप लगाए गए हैं वो सही बैठ रहे हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो भी यानी कि राज्यसभा भी अगर इसको जो है 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो पास कर देती है, तो ऐसे में फिर आप ये मानते हैं कि जो महाभियोग की जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट मानी जाती है और उसी तिथि से जिस दिन की ये जो एक तरह से महाभियोग की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, राष्ट्रपति का जो पद है, यहाँ से वो अ, उसी दिन से जो है राष्ट्रपति को पद का त्याग करना होता है और यहाँ से महाभियोग की जो प्रोसेस है वो पूरी मानी जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाएगी 14 डेज़ पहले, उसमें जो है वो 1/10 ठीक है? इनके जो हैं वो हस्ताक्षर जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है? तो ये जो है 1/10 नहीं 1/4 हैं, ठीक है? 1/4 सदस्यों के जो है वो हस्ताक्षर होना होना ज़रूरी है और इस तरह से फिर ये सारी प्रोसेस जो है वो यहाँ से जो है वो पूरी कंप्लीट की जाती है। ध्यान में रखना है कि सिर्फ़ 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो है कंपोनेंट है जिसके थ्रू कि राष्ट्रपति पे हम महाभियोग की जो एक तरह से प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। एक तो है कि संविधान का जो है वो पालना ना की जाए और राष्ट्रपति जो है अपनी मनमानी करे और दूसरा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है? तो इन 2 बेसिस पे ही हम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके पद से हटा सकते हैं थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक है? तो यहाँ से हमने ये बात कर ली राष्ट्रपति को किस तरह से जो है वो हटाया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला सवाल है, देखिए इसका आंसर भी हमने ऊपर जो भी डिटेल में हमने इम्पीचमेंट को डिस्कस किया तो उसमें ही बता दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसके लिए जो है वो 14 डेज़ ज़रूरी है। ठीक है, 14 दिन पहले जो है वो सूचना देना ज़रूरी है। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS 1996 में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें। ऑप्शन डी है राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, देखिए यहाँ से बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो ये दोनों के दोनों, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल की बात करें या यहाँ से आप राज्यसभा की बात करें, ये दोनों जो हैं वो तो इन्वॉल्व रहते हैं। चाहे आपने जो है वो चुनाव करना है राष्ट्रपति का या फिर राष्ट्रपति को हटाना है, दोनों जो हमारे सदन हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो राज्यों की विधान परिषदें और राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूज़न कई बार जो है वो रहता है। कन्फ्यूज़न इस तरह से रहता है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में तो, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, स्पेशली दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है, और इसके अलावा मैं एक और जो है वो भूल रहा हूँ, वो तो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अ, लेकिन इसके अलावा जो है वो आपने ये ध्यान में रखना है कि और विधानसभाएं इसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो सॉरी, विधानसभाएं जितनी हैं वो तो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन नवीनतम जो हमारा सिस्टम बना है उसके अनुसार दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारी विधानसभा है उनको भी इसमें शामिल जो है वो किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो अपने इम्पोर्टेंट जो है वो मत देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे निर्वाचित एक तरह से सदस्य होते हैं विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जो इम्पीचमेंट आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हमें ध्यान में रखना है कि निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य जो भी होते हैं हमारे लोकसभा, राज्यसभा के, ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य की जो विधानसभाएं हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, पौडुचेरी की बात करें, ठीक है, वो इसमें जो है वो भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ से बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इम्पीचमेंट में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हैं वो रहेंगी रहेंगी, लेकिन जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जितने भी हमारे इलेक्टेड, ठीक है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कार्यपालिका, विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, इनको यदि हम देखें तो इसकी बात करें तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है दैट इज़ अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यहाँ से इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का जो है वो यदि पद रिक्त है तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो कब तक जो है वो भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 90 डेज़ में, बी है 6 मंथ्स में, सी है 9 मंथ्स में, और डी है 1 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा यहाँ से होगा वो होगा 6 मंथ्स में। ठीक है, और जब भी यहाँ से राष्ट्रपति का जो पद खाली होता है, ठीक है, या रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ से जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है वो कार्यभार यहाँ से संभालते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एक फैक्ट है, बीवी गिरी जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जो हैं इन्होंने जो है वो एज यहाँ से एज कार्यवाहक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने काम किया हुआ है, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है वो अपनी सेवाएं जो हैं वो दी हैं।
ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बी डी जत्ती, ठीक है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बी डी जत्ती साहब जो हैं, ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये भी जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो हैं वो यहाँ से रहे हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी जो है वो भी जो है अपने पद पे नहीं रहते हैं, तो ऐसे में फिर जो सीजेआई होते हैं, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी यदि गैर हाजिर हैं, तो ऐसे में फिर उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम यानी कि सीनियर मोस्ट जो जस्टिस होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य करेंगे। जिनके मैंने नाम बताए हैं वो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विद इन 6 मंथ्स जो है वो ये पद भरना ज़रूरी है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें जो राष्ट्रपति की जो एक तरह से जो पद ये जो है वो फिल किया जाएगा वो 5 ईयर्स के लिए फिल किया जाएगा, ना कि बाकी बचे हुए ईयर्स के लिए। जैसे सपोज़ करो कोई राष्ट्रपति जो है अपने 2 साल का कार्यकाल ही पूरा कर पाता है और उसके बाद उनके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हो जाती है, तो 3 साल तक के लिए जो दूसरा चुनाव होगा वो नहीं होगा, वो पूरे 5 साल के लिए जो है चुनाव यहाँ से होगा। तो ये हमें ध्यान में जो है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल का आंसर हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर हमने बता दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। यदि वो भी जो हैं वो अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पे, उनको जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है फिर यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं जो है वो यहाँ से देते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राज्यसभा का उपसभापति जो हैं वो तो नहीं बनते हैं, क्योंकि और भारत के महान्यायवादी हैं, इनका तो कहीं दूर दूर तक इसमें जो है वो कोई भी जिक्र नहीं है। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या फिर अनुच्छेद 54? ठीक है, देखिए इसका जो आंसर यहाँ से होगा वो यही होगा कि इसमें अनुच्छेद जो आपका ऑप्शन सी है या फिर अनुच्छेद 53 है, ये यहाँ से इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। 53 में भारतीय संविधान के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो एक का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 74। इसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति की को जो है मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान जो है वो किया गया है, जिसका प्रधान आपको पता है कि प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और पीएम की कन्वर्सेशन कहाँ होगी, कहाँ ये जो एडवाइस है वो दी जाएगी काउंसिल ऑफ एक तरह से मिनिस्टर की ओर से या फिर मंत्रिपरिषद की ओर से, यानी कि पीएम की ओर से जो यहाँ पे सलाह जो है वो प्रेसिडेंट को आती है, वो आर्टिकल 74 के थ्रू ही हमें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत ही एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है कई बार बन जाता है, ठीक है। देखिए इसमें यदि हम विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियों में आप ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम या फिर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यहाँ से काम करते हैं। इसके अलावा जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है इस पावर में, प्रेसिडेंशियल पावर्स में, जिसको कि हमने एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस हमने यहाँ किया है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन भी स्थापित यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति करने की कोशिश करते हैं या करेंगे। इसके अलावा जो SC STs हैं उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो भी इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति जो है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, ठीक है। तो SC ST के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि इसमें जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है, क्या उनको पूरी सहूलियत जो है वो दी जा रही है या फिर नहीं, या कोई भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है, तो इसके लिए जो है वो राष्ट्रपति पावर जो है वो रखते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, जिसमें कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन को जो है वो शेड्यूल ट्राइब में जो है वो एक तरह से रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम बात करें तो
ज़्यादातर जो इसमें स्टेट और सेंटर के बारे में ही जो कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में उस पे ही ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा ज़ोर जो है इसमें दिया जाता है, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी है संसद में। देखिए, इसका सीधा-साधा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है? क्योंकि जो भी कार्यपालिका की जितनी पावर्स हैं, ठीक है? हमारे देश में वो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही हैं और इसमें आप ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो है वो किस तरह से जो पावर्स उनको दी गई हैं जिसमें कि फाइनेंशियल पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, जुडिशियल पावर्स हैं उनके पास। तो उनका राष्ट्रपति किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बीच में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी वो मैंने अभी आपको बताया। एससी, एसटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है राष्ट्रपति इस पावर के थ्रू जो है वो जानकारी ले सकता है। इसके अलावा कौन-सा आपका जो है वो ट्राइबल का एरिया जो है वो घोषित करना है वो इसके थ्रू होगा। इसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच में जो राजस्व है उसका किस तरह से एलोकेशन करना है वो इसमें है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसीज़ का जो जितना भी आपका बैकवर्ड आयोग हैं, जितने भी ये इनके जो एक तरह से कमीशन नियुक्त करने हैं, इनका गठन भी राष्ट्रपति इस पावर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संबंधित एक जो इम्पोर्टेंट आपका जैसे विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य जो हैं वो सरकार कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो ये कार्यपालिका के ही जो हैं वो पावर्स यहाँ से रहते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य हो। ठीक है, इसमें से कौन-सा ट्रू है और कौन-सा फ़ॉल्स है? देखिए, पहला यदि हम यहाँ से स्टेटमेंट देखें तो आपको देखने में ये लग रहा होगा कि इसमें जो है वो सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं कार्यपालिका की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक है? तो ये भी ठीक है, सदस्य नहीं है इनिशियली, लेकिन विदिन 6 मंथ्स के टाइम स्पैन के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को यहाँ से जो है वो एटलीस्ट एक सदन का सदस्य जो है वो होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ इस तरह, तो यहाँ से ये भी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 हमारे सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो 2, 3 जो है वो हमारे सत्य हैं और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो करता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और चौथा है विधान परिषदों के सदस्य। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इनके पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 में दिया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आर्टिकल 63 में इनका जो है वो एक तरह से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है उसका जो है वो एक तरह से प्रावधान किया गया है या पद ग्रहण करने के बारे में कहा गया है। और 64 में जो है वो ये कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है? ये आर्टिकल 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो हमारे यहाँ से हेड होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है? ये आर्टिकल 64 में ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई है, ठीक है? 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमें जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके अलावा यदि इनको जो है वो उपराष्ट्रपति को, क्योंकि ये राज्यसभा के इनका जो एक तरह से है वो काम रहता है, क्योंकि राज्यसभा के ये सभापति होते हैं और ऐसे में इन्हें जो है वो मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब भी जैसे कोई निर्णायक मत देना है तो ऐसे में सभापति जो है वो अपने निर्णायक मत जो है वो दे सकते हैं। अब क्या क्वालिफ़िकेशंस यहाँ से इनकी रहती हैं इस बारे में देख लेते हैं,
ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन में तो बेसिक आपको पता ही है कि भारत का नागरिक हो, 35 इयर्स की एज पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है वो रखता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ 2 पॉइंट्स हमें फिर से रिपीट करने पड़ेंगे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इनके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो राज्यसभा का मेंबर बनने की जो है वो योग्यता होनी चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने क्या देखा था कि उनके पास जो है वो लोकसभा का मेंबर बनने की, सदस्य बनने की जो है वो योग्यता होनी चाहिए। तो दोनों में थोड़ा-सा यहाँ पे अंतर हमें जो है वो देखने को मिलता है। एज एज़ यूजुअल दोनों में 35 होनी चाहिए, ठीक है? चाहे आप प्रेज़िडेंट हों, चाहे आप वाइस प्रेज़िडेंट हों, आपकी जो मिनिमम एज है वो 35 है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार जो है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है, ठीक है? और इससे इम्पॉर्टेंट यदि हम बात करें तो निर्वाचन के टाइम में एट द टाइम ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट फ़ी और वाइस प्रेसिडेंट फ़ी किसी भी लाभ के पद में ना हो। लाभ का पद क्या होता है? वो यही है कि आप जो हैं वो किसी तरह से गवर्नमेंट के एक तरह से जो डायरेक्ट फंडिंग वाली जो सर्विसेज़ हैं उसमें आप नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, आप गवर्नर हैं, तो ये जो हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति में तो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है एक पॉइंट ये भी कि यदि कोई भी यदि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उस दिन से उनका जो स्थान है अपने पद ग्रहण की तारीख से वो रिक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब वापस सवाल पे आते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव यहाँ से किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, तो इसमें भी यही ध्यान में रखना है कि इनका जो चुनाव है वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान पद्धति जो द्वारा जो है वो किया जाता है और इसमें आपके जो दोनों चाहे दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है? राज्यसभा और लोकसभा अ, के जो सदस्य होते हैं, ठीक है? इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स प्लस आपके जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो दोनों जो हैं इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? कहाँ? जहाँ पे हम जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है? और आप सभी को पता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम हैं, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हो गई है उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल है कि उपराष्ट्रपति को निम्न में से किस प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है राज्य परिषद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो देखिए जो उपराष्ट्रपति है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया, वहीं उनको जो है वो सौंपता है और अपना पद जो है त्याग करता है। लेकिन यदि अ, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ऐसे में राज्यसभा में एक संकल्प जो है, ठीक है? वो यहाँ से जो है वो पारित करवाना पड़ेगा और उस संकल्प के थ्रू जो है वो हम जो हैं वो सभा के जो सभापति या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो है वो अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में तत्कालीन व समस्त सदस्यों के जो बहुमत हैं उनसे इसको जो है वो इस संकल्प जो पारित किया जाता है और वो संकल्प पारित होने के बाद जो है उस पे लोकसभा अ, भी जो है वो यदि सहमत है, लोकसभा जो है वो एग्री करती है कि ठीक है इन राष्ट्रपति को जो है वो हटाना चाहिए, तो ज़रूर जो है वो राष्ट्रपति को इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हटाया जा सकता है। परंतु हमें यहाँ ये ध्यान में रखना है कि इस संकल्प को प्रस्तावित करने से पहले, ठीक है? कम से कम जो है वो 14 डेज़ पहले ही इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो दी जाती है। तो ऑप्शन आपका मेन क्या रहेगा कि जो राज्यसभा है, ठीक है? उसमें ये संकल्प जो है वो पारित किया जाता है, जो वहाँ पे तत्कालीन जो प्रेज़ेंट जितने भी लोग हैं उनके बहुमत से और लोकसभा उससे यदि एग्री करती है, ठीक है? तो फिर जो है वो आप ये माने कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है वो रिक्त यहाँ से माना जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। फिर से वही सवाल आया है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर बनेगा। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है? केवल राज्यसभा में। अगला है निम्नलिखित में से एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो इसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं।
इसमें से मैंने पहले आपको बताया कि राज्यसभा, ठीक है, ये इसका यहाँ से सही आंसर बनेगा, क्योंकि जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, बाकी जो है लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिपरिषद, उनके जो हेड होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। ठीक है, तो वो इनके हेड होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है वहीं ऐसा मेंबर, विधानसभा मेंबर के रूप में ही उनका जो है वो एक तरह से इलेक्शन होता है, तो वो भी इनके जो है वो हेड हुए, यानी कि सदस्य हुए। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के बारे में तो आपको बता दिया कि लोकसभा जो सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष यानी कि पीएम हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। सिर्फ राज्यसभा ही एक ऐसा स्लॉट है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस और राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और जो राज्यसभा है इसका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, लेकिन एवरी 2 ईयर्स जो हैं वो यहाँ से कुछ कैंडिडेट वो यहाँ से रिटायर भी हो जाते हैं, 1/3 जो हैं यहाँ से रिटायर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हम यहाँ से बात करें तो एज जो है वो 30 इयर्स होती है, और इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज जो है वो मिनिमम 25 होती है। ठीक है, इसके अलावा आप आर्टिकल की बात कर लें तो राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 79 में इसका जो है वो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और लोकसभा का 81 में। सीट्स की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम राज्यसभा की 252 हो सकती हैं, लोकसभा की बात करें तो मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जिस पे जो है वो इलेक्शन होता है वो नंबर जो है वो कम यहाँ से जो है हमें देखने को मिलता है। वर्तमान में राज्यसभा की बात करें तो 245 हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें राज्यसभा में काफ़ी सदस्य जो है वो मनोनीत भी किए जाते हैं, और मनोनीत जिस स्लॉट से किए जाते हैं वो है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसके अलावा सहकारिता भी इसको जो है वो कहा जाता है। उनसे जो सदस्य 12 यहाँ से जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा में क्योंकि एंग्लो इंडियंस के 2 सदस्य भी नॉमिनेट पहले किए जाते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो जो है वो अब नहीं किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन जो है अब इनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ध्यान में हमें जो है वो रखना है। 530 जो हमारे मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, वो 28 स्टेट से जो हैं जो है वो नॉमिनेट एक तरह से चुने जाते हैं, और इसके अलावा 13 जो हमारे मेंबर्स हैं वो 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जो है वो से जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि 545 जो है सदस्य संख्या लोकसभा की रहती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री यहाँ से डैश होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है। ठीक है, तो आप सभी ही जानते हैं कि जो भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं आपके निर्वाचित होते हैं। ये जो है वो नॉमिनेट इनको जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, और इनकी जो देखो प्रधानमंत्री के कई बार इस तरह से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की क्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल में नहीं बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल में सिर्फ जो है वो लोकसभा का जो सदस्य है उसके बारे में ही बताया गया है कि क्या उनकी जो है वो एज रहेगी, किस तरह से क्या चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। आर्टिकल 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 जो है यहाँ से वो ये बताता है कि राष्ट्रपति के जो एक तरह से राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए जो है वो एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, जो कि आप यहाँ से जानते होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये 2 जो इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो मंत्रिपरिषद है उनमें जो मंत्रियों की जो संख्या है प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करते हुए, वो कुल सदस्यों की 15% से जो है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कई जगह एक्सेप्शंस भी हैं तो फिर वहाँ पे वो चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नामांकन का नेता होता है, वह संसद के
प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो है वो वास्तविक नेता होता है। ठीक है, पूछा क्या है? सही है। ठीक है, वह संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यह नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, नहीं वो कर सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मंत्रिपरिषद परिषद का नाम मात्र का नेता होता है, मैंने नामांकन पढ़ दिया इसको, तो नाम मात्र का नेता नहीं है, वो रियल और ओरिजिनल लीडर होते हैं ऐसे में। तो ऑप्शन डी यहाँ से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो है वो वास्तविक लीडर होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्र का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन तो उनकी रहती है, लेकिन वो एक तरह से राष्ट्र का जो है नेतृत्व नहीं कर पाता है। वो जो नेतृत्व है वो एक्चुअली आप जो हैं वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि जो ऑप्शन में हमें ऑप्शन भी मिलता जा रहा है, हम उनको भी जो है वो डिस्कस करते जा रहे हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इससे भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो बनते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अनुच्छेद 1 to 4 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संबंधी जो है वो एक तरह से प्रावधान दिया गया है, कि उसमें कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में है। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट बात करें तो 1 CJI प्लस 34 या 34 आई थिंक जजेस हैं अभी इसमें, हम नॉट श्योर 33 हैं कि 34 अभी का करंट का है, थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, तो इतना जो है वो अभी करंट का जो है आप मान सकते हैं कि ये पैटर्न रहता है। इसके अलावा जो CJI है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। ठीक है, ये सब हमें पता ही है, और इसकी न्यूनतम आयु नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज इसमें क्या है, क्या क्राइटेरिया वो नहीं, हाँ रिटायरमेंट एज ज़रूर जो है वो मेंशन की गई है कि जो CJI हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स हो सकती है, उनके बाद ये रिटायर कर जाते हैं, रिटायरमेंट इनकी जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो सबसे लॉन्ग टेन्योर जो है वो किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहा, तो वो है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, इन्होंने जो है लगभग आप ये मान के चलो कि 2696 दिन इन्होंने जो है वो शासन जो है अपनी जजिंग जो है हमें दी है, न्यायाधीश तब तक ये रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम की यहाँ से बात करें तो वो हैं कमल नारायण सिंह, इन्होंने जो है कुल 17 डेज़ ही जजिंग जो है वो एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमें याद में रखने चाहिए। क्वालिफिकेशंस हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी हाई कोर्ट में 1 या 2 में से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 ईयर्स तक जो है वो न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा बात करें तो किसी हाई कोर्ट के कोर्ट में लगातार 10 ईयर्स तक ये जो हैं वो एडवोकेट रहे हैं, और इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता हों तो भी आप जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। हाँ, जैसे ही आपकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद भारत के किसी भी न्यायालय में आप जो हैं वो अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। इनको 5 एक तरह से जो इनके वीटो पावर्स रहते हैं, पहला रहता है इनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा एपीलिएट, तीसरा है कंसेल करने की पावर, उसके बाद है रिव्यू करने की पावर, इसके बाद इनका जो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो है वो क्षेत्राधिकार रहता है वो है रिकॉर्ड, एक तरह से जो मेंटेनेंस है वो है। इसके अलावा गार्डियन या फिर गार्डियन ऑफ इसको फंडामेंटल राइट्स भी आप जो है वो इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल आपका जो है वो 124 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। चलिए, तो अगला पेज ले लेते। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान है? तो इसमें आप सभी ने ये
जाना होगा, हमने भी इसको डिस्कस किया है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो हैं वो ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। ठीक है, और ऐसी शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही है और राष्ट्रपति द्वारा ही ये जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऑर्डिनेंस के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखना है कि भारतीय संविधान में ये जो अध्यादेश का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है वो लिया गया है। ठीक है, 1935 वाला ये जो एक तरह से अधिनियम है उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की गई हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1935 वाला जो भारत शासन अधिनियम है उनमें से ये अनुच्छेद 123 या फिर ये जो ऑर्डिनेंस की पावर प्रेसिडेंट के पास है वो यहाँ से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो आर्टिकल 123 है इसके अनुसार जो है प्रेसिडेंट कहाँ-कहाँ इसका जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो राष्ट्रपति है वो उनको ऐसा लगे कि यदि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, क्योंकि जल्दबाजी में यदि आपको कोई इम्पोर्टेंट जो है कानून फ्रेम करना है तो उसके लिए इसकी आवश्यकता रहती है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि हम यहाँ से बात करें जो इस अध्यादेश की जो एक तरह से वैलिडिटी रहेगी तो वो 6 मंथ्स तक जो है वो रहती है। ये भी हमें यहाँ से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो राज्य सूची के विषय पर जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों सदन जो है वो सत्र में हों तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस का जो प्रभाव है वो संसद के अधिनियम के समान ही जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है आर्टिकल वो बताए गए हैं। आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 356 है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 360 के बारे में। आर्टिकल 360 जो है वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जो है वो हमें बताती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो यहाँ से जो है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो भी है हमें देखने को मिलता है। 360 है, इसके अलावा हमारा आर्टिकल 352 है, इसके अलावा आर्टिकल 356 भी जो है वो यहाँ पे इमरजेंसी के बारे में बताता है। ठीक है, तो 360 में क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है वो कही गई हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली। ठीक है, ये जो इमरजेंसी है वो उस टाइम जो है वो लगाई जाती है जब लगे कि एक तरह से फाइनेंशियल जो एक तरह से स्कार्सिटी है वो देश में हो गई है, और ऐसे में फिर वित्तीय आपात की जो है वो घोषणा की जाती है। और इसमें विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है। विद इन 2 मंथ्स यानी कि 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है इस घोषणा को जो है वो रखना होता है और उनकी स्वीकृति जो है वो प्राप्त करना आवश्यक होता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जब आपात की घोषणा की जाती है तो उस टाइम जो है लोकसभा भी कई बार जो है वो आपको पता ही है कि विघटित होती है। तो 2 महीने के भीतर फिर यदि लोकसभा जो है वो इनैक्ट नहीं है तो ऐसे में फिर राज्यसभा से जो है स्वीकृति जो है वो लेनी पड़ती है, और फिर इसको जो है वो फर्दर आप जो है वो लागू कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड लोकसभा है उसकी फर्स्ट मीटिंग के आरंभ के 30 डेज के भीतर इस तरह की घोषणा की जो है स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, और ये जो इमरजेंसी है तब तक जो है वो कैरी ऑन रह सकती है। देखिए इसको आप मतलब कोई टेन्योर में हम नहीं ले सकते हैं, जब तक आप जो हैं वो इसको कैरी ऑन करना चाहें वो कर सकते हैं अनिश्चित टाइम तक। लेकिन राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय जो है वापस ले सकते हैं। यदि आपने जो है अप्रूवल नहीं भी ली है तो अभी वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 356 के बारे में, तो जो 356 है ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमें बताता है, और इसमें जो है ये तब इम्पोज़ की जाती है ये इमरजेंसी जब लगे कि स्टेट में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है एक तरह से फेल हो गई है, और राज्य में, ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका है,
ठीक है, उनके जो निर्देश हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो अनुपालना जो है वो नहीं हो रही है, तो ऐसे में फिर आपात की स्थिति की घोषणा जो है वो की जाती है। और राज्य के आपात की घोषणा के बाद जो है वो सिर्फ संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में जो है वो ले लेता है, यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये हुआ कि पावर जो है वो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो आ जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ परामर्श पे जो है वो काम करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस आपात की जो घोषणा है उसके 2 मंथ्स में, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मंथ्स हमें ध्यान में रखना है। इसके भी जो 2 मंथ्स है उसमें जो है इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, और ये तब तक ये 6 मास की जो है वो होती है, ठीक है। तो यानी कि मेन पॉइंट जो हमारा बनता है, प्रेसिडेंट रूल जो है जो कि आर्टिकल 356 में है, इसकी जो आप ये बात करें कि अवधि होती है वो 2 मंथ्स के लिए होती है, लेकिन यदि आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है संसद से फिर जो है वो इसका अप्रूवल लेना होता है, और फिर आप 6 मंथ्स के लिए इसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो अधिकतम एक तरह से आप बात करें जो अवधि है वो 3 इयर्स तक जो है वो रहती है। कुछ एक्सेप्शंस की बात भी हम यहाँ जो है वो करेंगे। इससे अधिक के लिए यदि आपको जो है वो परमिशन लेनी है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम 20 जुलाई 1951 में पंजाब के राज्य में जो है वो 356 प्रेसिडेंट रूल जो था वो लगा था, और वहाँ तो काफ़ी टाइम तक मेरे ख्याल में ये जो है रहा है, तकरीबन 7 ईयर्स तक में भी ये जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा था। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इनिशियली 2 मंथ्स के लिए इसकी जो है वो वैलिडिटी रहती है, लेकिन इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है परमिशन आप लेते जाइए, और मैक्सिमम आप इसको जो है वो 3 ईयर्स तक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हम बात करें पंजाब राज्य के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले ये लगी थी 20 जुलाई 1956 में, और वहाँ लगभग 7 से 8 साल तक ये जो थी वो इमरजेंसी रही थी प्रेसिडेंट रूल वाली आर्टिकल 356 में, ठीक है। आपकी जो 360 वाली जो ये फाइनेंशियल एक तरह से इमरजेंसी है, इसमें जो है वो इसकी भी आपकी जो घोषणा है उसके सिर्फ 2 मंथ्स तक जो है ये रहेगी, लेकिन आप इसको यदि एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। 30 डेज़ तक के लिए जो है उसकी एक तरह से आपको जो है स्वीकृति लेना आवश्यक है, और इसको आप अनिश्चित टाइम तक के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आर्टिकल 352 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी जो प्रावधान है वो यहाँ पे किया गया है। और इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आर्टिकल 352 में ये जो इमरजेंसी इम्पोज़ की जाती है वो क्यों यहाँ से जो है वो इमरजेंसी लगाई जाती है, क्या इसके रीज़न हैं। तो आर्टिकल 352 में अगर हमें लगे कि जो नेशनल इमरजेंसी है बेसिकली, इसका रीज़न यही है कि यदि लगे कि कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर रहा है, या यदि फिर कोई अपने ही स्टेट का कोई ऐसा स्टेट है जो अपने ही स्टेट पे अटैक कर दे, तब भी ये जो है वो इमरजेंसी इम्पोज़ की जा सकती है, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी है वो रिटन रिकमेंडेशन पे, ठीक है, जो रिटन रिकमेंडेशन होगी मंत्रिपरिषद की, उसके बेसिस पे ही ये जो है वो इसको इम्पोज़ किया जाएगा। इसके अलावा 44 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो है ये जो है इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 352 वाली जो ये इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, इसको संपूर्ण भारत में या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगाया जा सकता है। इसमें ये होगा कि इसमें राज्य सरकार जो है वो निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका में के पूरी तरह से नियंत्रण में जो है वो आ जाती है। और राष्ट्रपति जो है आपात की घोषणा 1 महीने तक प्रवर्तन में रहती है, यानी कि इनिशियली 1 मंथ तक के लिए जो है ये पावर में रहेगी। यदि इसको एक्सपेंड करना है तो इसके लिए फिर आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो 1 महीने के बाद जो है ये पावर में रहेगी, और इसको अगर यदि आप जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 2/3 आपको जो है वो यहाँ नहीं है ओए। तो 352 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ के लिए इनिशियली ये जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन यदि आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एज यूजुअल इसको आप परमिशन लेके जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यदि इसे जो है संसद वो बहुमत से 2/3 बहुमत से जो है वो एक तरह से अनुमोदित करवा लेती है, तो उसके बाद ये 6 मंथ्स तक जो है वो फोर्स में रहेगी, और इसको फिर एक बार फिर से जो है 6 मंथ तक के लिए आप जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें इस तरह से इसमें जो हैं वो रहेंगी। इसके अलावा ये जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, इसको जो है लोकसभा सदस्य की संख्या 1/10, ठीक है, 1/10 सदस्यों द्वारा जो है लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या फिर राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है, और उसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 डेज़ के अंदर ही लोकसभा का विशेष अधिसूचन जो है आहूत करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है इस नेशनल इमरजेंसी के थ्रू जो है 5 साल से अधिक जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आर्टिकल हमारे जैसे आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, इसको छोड़ के बाकी सारे जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो जो है वो निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 352 की अनुच्छेद 358 की बात करें तो अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से जो है वो निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जब प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है। बाकी नेशनल इमरजेंसी में ये जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं आर्टिकल 20 और 21, इनको जो है वो निरस्त किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 जो है यहाँ से इसके अंतर्गत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो यहाँ से जो हैं वो राष्ट्रपति को जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो है वो दे सकते हैं। यदि राष्ट्रपति जो है उनकी एडवाइस जो है वो लेना चाहें तो उस केस में जो है ये चीज़ें इस तरह से रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट हमारी जो हैं वो रिट्स भी रहती हैं, जिसमें कि 4 से 5 रिट्स जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो ये 4 से 5 जो रिट्स हैं, ये रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से जारी करते हैं, और ये रिट्स हैं, एक है हाबियस कॉर्पस जिसको कि परमादेश कहा जाता है, दूसरा है मैंडेमस जिसको हावीज कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाएगा उनको, और मैंडेमस जिसको जो है परमादेश कहा जाएगा। इसके अलावा प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन। इसके अलावा फोर्थ वन है आपकी सर्च्योरारी, और फिफ्थ है क्योबरेंटो। ठीक है, इसमें देखो बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 32 में ये जो हैं ये रिट्स दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली जो है हाबियस कॉर्पस, इसमें यदि हमने किसी व्यक्ति को जो है अवैध रूप से जो है वो बंदी बना के रखा हुआ है तो विदिन 24 आवर्स आपको जो है उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है वो आपको जो है वो समक्ष उनके जो है वो पेश करना होता है। ठीक है, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होगा कि इसमें जो है एक परमादेश, ठीक है, जो है वो जारी किया जाएगा, और ये परमादेश जो है वो उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह जो है वो नहीं कर पाता, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, इसको ही आप एग्जांपल के लिए ले लें, और वो अपना पब्लिक का जो भी उसका काम है उसको सही से वो नहीं करता है, तो उस टाइम जो है ये रिट जो है वो जारी की जाती है, और उसमें ये कहा जाता है कि आप अपना कर्तव्य का पालन करें। इसके अलावा थर्ड है हमारा सर्च्योरारी, जिसको कि प्रतिषेध लेख कहा जाता है। इसमें एक ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, ठीक है, जो भी इसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको ये आदेश जारी करता है कि आप ये मामला जो है कार्यवाही यहाँ ना करें क्योंकि आपके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। और जो फोर्थ है सर्च्योरारी है, इसमें जो है वो ये कहा जाता है कि जो जितने भी सबॉर्डिनेट्स कोर्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ये इंस्ट्रक्ट करता है कि उनके पास जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको जो है वो आप वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। और फिफ्थ वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्योबरेंटो। इसमें जो है वो ये कहा जाता है कि यदि कोई भी पदाधिकारी ऐसे रूप में इलीगली जो है एक तरह से काम करता है जिसका कि वैधानिक तौर से वो अधिकार नहीं है, तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को पूछता है कि वो किस अधिकार से काम कर रहा है। यदि वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वो कार्य नहीं कर सकता, फिर उसको वो पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 32 में मेंशन की गई हैं, और इसलिए ही इसको जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल है राष्ट्रपति की
क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 72 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो है किसी के मृत्युदंड को जो है उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, और किसी की उम्र कैद को जो है वो कुछ सालों में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति जो है वो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास निहित रहती है। इसके अलावा राजनैतिक शक्ति भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, या दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता करना है या संधि करनी है तो वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को जो है विधायी शक्तियाँ भी जो हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ तो है ही हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ भी जो हैं वो राष्ट्रपति के पास रहती हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, तथा लोकसभा को भंग करने का ये जो शक्ति है वो भी प्रेसिडेंट के पास है, जो विधायी शक्ति में उनके आते हैं। इसके अलावा संसद के एक सदन में एक या एक से अधिक सम्मिलित रूप में दोनों में अभिभाषण जो है वो देने की शक्ति है। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से जो है वो संसद में अभिभाषण करने की शक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण के लिए, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में यदि कोई चेंज करना है तो उसके लिए भी जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो लेनी होती है। नामों में परिवर्तन करना है किसी देश के या किसी पार्ट के, देश तो नहीं लेकिन जो स्टेट्स हैं या उनके रीजन हैं, तो भी यहाँ से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन जो है लेनी पड़ती है। धन विधेयक, संचित निधि से यदि आपको जो है वो व्यय करने के वाले विधेयक जो भी हैं वो सब जो है वो प्रेसिडेंट के यहाँ से विधायी शक्तियों में आते हैं। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य का समागम, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होगा कि वो निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ से जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से ड्यूटी है कि वो संसद के पटल पे रखवाएं। तो पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे एक तरह से कॉन्सेप्ट हैं और बहुत बहुत ज़रूरी हैं ये। ठीक है, तो इनका जो आंसर आपका रहेगा, क्या क्या चीज़ें सबसे पहले हमें देखना है कि करेक्ट रहेंगी यहाँ से, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे संघ वित्त आयोगों की सिफारिशों को भी सभा पटल पे ये रखते हैं। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को तो रखते ही हैं। फोर्थ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी ये जो है वो संसद के पटल पे जो है वो रखवाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें, तो ये आर्टिकल 148 में इनका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, लोक लेखा समिति, ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से समिति है, जो कि यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का के जो भी ऑडिटिंग का जो काम है उनके थ्रू जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से क्या है, हमारी एक समिति है जिसमें कि 30 सदस्य जो हैं वो रहते हैं। इसमें आपके कुल मिला के यदि हम सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं इसमें शामिल रहते हैं, और उनकी संख्या जो है वो किस तरह से रहती है, 22 और 8 के रेशो में जो है यहाँ से इनकी संख्या रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोक लेखा समिति के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली दी जाए। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में, सॉरी मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी होगी। तो इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, सॉरी 30 नहीं 22 होते हैं। 15 यहाँ से लोकसभा के होते हैं और बाकी 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं, यानी कि कुल मिला के इसमें 22 सदस्य जो हैं वो आपके रहते हैं। और इसको जो है प्राक्कलन समिति, जिसमें कि 30 सदस्य रहते हैं, ठीक है, उसकी जो है वो यहाँ से जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको। और प्राक्कलन समिति 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1 साल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और ये जो है वो भी 1 साल का इसका भी कार्यकाल जो है वो रहता है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही जो है वो किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र को
अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ठीक है, सीधा सा इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति को यहाँ से ये अधिकार दिया गया है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की भी बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल, और आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो हैं वो यहाँ से गवर्नर काम करते हैं, और राष्ट्रपति की जो भी गाइडलाइंस होती हैं, राज्यपाल में हमें ये देखना होगा कि पार्ट 6 में ये जो हैं वो आते हैं, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर खैर ही पुरानी कहानी थी, अब अलग से नया सिस्टम अमेंड किया जाएगा तो उसमें ये चीज़ हो सकती है। इसका जो अनुच्छेद है वो 153 में इनका जो है वो उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक जो है वो राज्यपाल होगा। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में, उसमें ये जोड़ दिया गया है कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। योग्यताएं वही हैं जो कि राष्ट्रपति के लिए में मोस्टली होनी चाहिए, सिर्फ ये है कि वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बाकी सारी वही हैं, एज सेम है। 5 वर्षों के लिए जो है अपना कार्यकाल इनका जो है रहता है, और वहाँ आर्टिकल 56 सब क्लोज 1, ठीक है, ये जो है पदत्याग कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है, और इनको हटाने के लिए जो है भारत के संविधान के में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी जो है प्रक्रिया का उल्लेख नहीं जो है वो किया गया है। ठीक है, 2 राज्यों में जब आप राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो वेतन डिवाइड किया जाता है। इनकी जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा के समक्ष जो है वो दिलवाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। मनोनीत और जो भी आपके इसके मनोनीत और जो भी आपके इलेक्टेड होंगे राज्यसभा और लोकसभा के, वो इनकी जो है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे या फिर वोट डालेंगे। अगला सवाल है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनकर बनी है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से ही बना होता है। तो ये सीरियस एग्ज़ाम 2014 में जो था वो पूछा गया था। देखिए, यहाँ से ये तो पॉइंट बिल्कुल सटीक है कि राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर जो है भारत का संसद बना है। ठीक है, दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है उनका नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा जो पॉइंट है आपका ये गलत हो गया, तो केवल एक जो है वो यहाँ से सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ की कार्यात्मक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समावेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो 54 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी है 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 में क्या बताया कि संघ की रक्षा सेना, बिल्कुल सुप्रीम कमांडर जो है वो यहाँ से जो है वो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति है। ठीक है, सैनिक शक्तियाँ जो हैं वो इनमें ही जो हैं वो सन्निहित होती हैं। इसके अलावा संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो गलत यहाँ से किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। फोर्थ है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद जो है वो धारण नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन का ध्यान में ये रखना है कि यहाँ से जो है सवाल नहीं में पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं में देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किया जाता है। देखिए, मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने वहाँ पे क्या कहा था
कि जो उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं वो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, जो सदस्य हैं वो रहते हैं, लेकिन मनोनीत और निर्वाचित दोनों जो हैं उसमें वो रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से पॉइंट ए जो है हमारा वो यहाँ से गलत हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर भी बनेगा। इसके अलावा बाकी आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों का विवादों के मामले में जांच यदि आप करवाना चाहते हैं तो ये निर्णय किसमें संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा जो है वो किए जाते हैं। तो इसका जो देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ से बनेगा वो ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, दिल्ली राज्य, ये कोई भी नहीं होगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और भाग 15 में जो है ये निर्वाचन आयोग यहाँ से रहेगा। निर्वाचन आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इसकी जो थी वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में जो है स्थापना होती है। और निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जो है वो किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। जो मुख्य आयुक्त का कार्यकाल होगा वो 6 इयर्स और रिटायरमेंट एज जो है वो 65 जो भी पहले हो जाए। इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी एज जो है वो 62 इयर्स और जो कार्य का जो एक तरह से इनका टेन्योर रहेगा वो 6 इयर्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप जो है वो याद रखिएगा। और भारत में जितने भी आपके चुनाव होते हैं, जिसमें कि आपका प्रधानमंत्री का चुनाव है, आपके प्रधान का ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव है, वो सब जो हैं वो चुनाव आयोग जो है वो करता है। ठीक है, चलिए 58 है हमारा महान्यायवादी के बारे में है, और इनमें से कौन सा कथन जो है वो महान्यायवादी के बारे में जो है वो सही नहीं है। पहला है, वह भारत का पहला विधि अधिकारी होता है, वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए हकदार होता है, वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है, उसकी अर्हताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो एकदम से सही हैं, लेकिन वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील जो है वो यहाँ से होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा काउंसिल होता है, वो ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन जो हमारा यहाँ से बनेगा दैट इज़, लेट मी सी, थ्री इसमें जो है ये गलत होगा। वो पहला विधि अधिकारी है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, और इसके अलावा वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए हकदार होता है, ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इक्विवेलेंट होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 76 में इनका जिक्र किया गया है, और जो महान्यायवादी होता है ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन वो किसी भी समिति में जो है वो बोल सकता है, और लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 88 में जो है वो यहाँ से बताई गई है। ठीक है, और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति उनकी जो है वो नियुक्ति करते हैं, और उनके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए वही क्वालिफ़िकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की है, यानी कि आपने जो है वो हाई कोर्ट में 5 साल जो है जज का कार्य किया हो। इसके अलावा आपने किसी कोर्ट में या एक से अधिक कोर्ट में 10 साल जो है वो एडवोकेट के रूप में काम किया हो, वो सारी क्वालिफ़िकेशन जो है इनके लिए रहती हैं। इसके अलावा महान्यायवादी जो है भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है वो रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा CN यानी कि भारत का जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें 148 से 151 में इनका जो है वो ये सारा सिस्टम रहता है, पद का उल्लेख है। इनका जो टेन्योर है 6 इयर्स रहता है, और मैक्सिमम रिटायरमेंट एज जो है वो 65 है, जो भी पहले हो जाए।
ठीक है। और इनकी भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है, और इनका जो एक तरह से रिमूवल है वो साबित कदाचार या फिर असमर्थता के थ्रू जो है वो किया जा सकता है इनको पद से बाहर। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने बात कर ली इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यू जो हैं वो पॉलिटी के हैं। और देखिए ये जो एग्ज़ाम है, चाहे इंडिया लेवल की बात करें, जहाँ पे भी पॉलिटी आती है वहाँ उसके लिए ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगा। चाहे HPAS की बात करें आप, चाहे आप जो हैं वो यहाँ से बात कर लें HPRCA के एग्ज़ाम, जिसमें कि TGT है, ठीक है, TGT मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, वैसे तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो भी जिसको भी ये एफ़र्ट पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और बहुत एफ़र्ट्स किए हैं इसमें, तो आप जो हैं ज़रूर इसको बताएं। अगर कहीं कमियां हैं तो भी बताएं, और कहीं कोई चीज़ गलत बताई गई है तो भी बताएं, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो आप एक मैराथन जो क्लास है पॉलिटी की, आज हमने वो यहाँ से की है थ्रू MCQs। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एफ़र्ट्स जो हैं वो अच्छे लगेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।